Hello students, welcome to Dikshant Tech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the second part of your 7th chapter which name is reproduction. Student, आज हम लोग आपके चल रहे 7th चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन के दूसरे पार्ट यानी सेकेंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग आज इस फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक्स हम लोग का छूट गए थे यानी कि हम लोग जो स्टार्ट किए थे, आपको याद होगा लास्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में हम लोग बात किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग इस सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो अपने सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बात करेंगे कि अपने पार्ट 1 में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर किए हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से है। फिर हम लोग बात किए थे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग दो तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। पहला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, पहला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग फिर अच्छे से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किए थे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग स्टार्ट करके और इसमें हम लोग बात किए थे किसके बारे में, बडिंग के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे हम लोग पढ़े थे बडिंग के बारे में और फिर हम लोग पढ़े थे बाइनरी फिजन के। हालांकि ये थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी फिजन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के बाद हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। देन हम लोग बात किए थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में और ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन में हम लोग बात किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टोटल टॉपिक जो है ये हमारे पार्ट 1 में कवर हो चुके हैं, ठीक है। ये टोटल टॉपिक जो है ये हमारे पार्ट 1 में क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 2 को और पार्ट सेकेंड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये भी बता दें। तो पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे अपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को पढ़ने के बाद हम लोग क्लोनिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे, क्लोनिंग क्या होता है, और क्लोनिंग को पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस के बारे में, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस में हम लोग दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिनमें सबसे पहला हमारा आएगा फ्रॉग और दूसरा होगा बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई और फ्रॉग इन दोनों के लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये हमारे सेकेंड पार्ट का यानी ये हमारे सेकेंड पार्ट का कंटेंट है कि हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगर आपको नहीं याद तो आप लोग एक बार जाके पहले फर्स्ट पार्ट को वीडियो को देख लेना है और फिर सेकंड पार्ट को पढ़ना है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक बार एक साथ याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो आगे चल के फर्टिलाइजेशन को समझने में पढ़ने में आपका आसानी होगी, ठीक है। तो आइए बात करेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका सबसे पहले तो एक पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि 2 ओवरी होते हैं और ये दोनों ओवरी जो हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में, जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। जिस प्रकार से टेस्टिस हमारे स्क्रोटम में सिचुएटेड थे उसी प्रकार के ये जो 2 ओवरी होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। इन दोनों ओवरी का भी काम यही होता है कि ये क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करते हैं। जिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग या तो एक्स बोलते हैं नहीं तो ओवा बोलते हैं, जिसको सिंगुलर में ओवम कहा जाता है। अब एक ओवरीज जो होता है यानी 1 ओवरीज जो होता है ये एक मैच्योर ओवम, कितना, एक, जो कि आपका स्पर्म मिलियंस की संख्या में निकल रहे थे। सोचिए स्पर्म जो निकल रहे थे वो मिलियंस की संख्या में निकल रहे थे, लेकिन ओवरीज के द्वारा एक बार में एक मैच्योर ओवम को प्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर एवरी 4 वीक्स, ठीक है, समझिएगा ये पॉइंट। हर एक 4 सप्ताह पे
हर एक 4 सप्ताह पे, हर एक 4 वीक्स पे आपके यानी जो फीमेल के ओवरी होते हैं, इन ओवरी के द्वारा हर एक ओवरी यानी दोनों ओवरी के द्वारा एक एक ओवम हर एक 4 वीक्स पे यानी लगभग आपका 1 मंथ के अंतराल पे क्या होते हैं, ओवम को सेक्रेट किया जाता है। और वो ओवम को सेक्रेट किया जाता है स्पर्म के फ्यूजन के लिए, लेकिन उस टाइम स्पर्म वहाँ नहीं होते हैं, तो वो ओवम जो है वो क्या होता है, वेजाइना के थ्रू वो ओवम जो है वो बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अनफर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एक के नाम से वो क्या होता है, बाहर निकलता है, और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको एडोलेसेंस में पढ़ाएंगे हम, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक 4 वीक्स के अंतराल पे, हर एक 4 वीक्स के टाइम इंटरवल पे दोनों ओवरी के द्वारा एक एक ओवम को क्या किया जाता है, सेक्रेट किया जाता है। ठीक है, अब चलिए ये दोनों ओवरी जो होते हैं वो एक पेयर ऑफ ओविडक्ट, जैसे हमारे टेस्टिस जो थे वो आपके स्पर्म डक्ट से कनेक्ट थे, उसी प्रकार जो ओवरी हैं ये ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होते हैं। अब ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट क्या करता है, हमारे ओवरी को यानी फीमेल के ओवरी को फीमेल के यूटेरस से ज्वाइन करता है। किससे ज्वाइन करता है, यूटेरस से ज्वाइन करता है। यानी कि जो एग है या जो ओवम है या ओवरी है या ओवा है, ये आपके ओवरी से निकल के और यूटेरस तक इसी फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के रास्ते आता है। तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब क्या है, तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब ओवरी से निकला हुआ एक ऐसा पाइप है, एक ऐसा ट्यूब है जो ओवम को या एग को ओवरी से लेके और फिर कहाँ तक लेके आएगा, तो ओवरी ये आपके यूटेरस के पास लेके आएगा। ठीक है, अब चलिए यूटेरस क्या होता है, तो यूटेरस जिसका दूसरा नाम वोम यानी गर्भ होता है, गर्भाशय होता है। तो यूटेरस या वोम आपका एक ऐसा मस्कुलर पियर शेप्ड बैग होता है, पियर शेप्ड बैग के जिसके अंदर कुछ स्टोर हो सके। ठीक है, तो यूटेरस आपका एक मस्कुलर पियर शेप्ड बैग होता है जिसके अंदर आपका फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, इस फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है। ये जो आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होकर जो एग का फॉर्मेशन करता है, इस एग का जो डेवलपमेंट इसी यूटेरस के अंदर होता है, और ये एग इस यूटेरस के अंदर डेवलप करके और फीटस का फॉर्मेशन करता है, और यही फीटस जो है वो आगे चल के बेबी का फॉर्मेशन करता है या न्यू इंडिविजुअल यंग वंस ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। अब जो यूटेरस का लोअर पार्ट होता है, जो यूटेरस का लोअर पार्ट होता है, इसको हम लोग कर्विक्स बोलते हैं। कर्विक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। अब हम फिर बात करेंगे अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग वेजिना बोलेंगे या बहुत लोग इसको वेजाइना बोलते हैं। तो वेजिना या वेजाइना आपके एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये यूटेरस जो होते हैं ओपन्स होते हैं। ये यूटेरस जो है इस वेजाइना के अंदर क्या होता है, ओपन होता है। ये वेजाइना जो है यही पेनिस के थ्रू आए हुए स्पर्म को रिसीव करता है, और वो स्पर्म पहले वेजाइना के अंदर आएगा, और चूंकि ये वेजाइना जो है ये हमारे यूटेरस तक गए हैं, यूटेरस जो है इस वेजाइना में ओपन हुए हैं, तो वो स्पर्म जो है वो इस वेजाइना के रास्ते वो कहाँ जाके यूटेरस के अंदर चला जाएगा। ये वेजाइना के रास्ते कहाँ जाएगा, यूटेरस के अंदर चला जाएगा। और इस तरीके से जो आपके पेनिस से स्पर्म आया है ये वेजाइना के रास्ते पहले वेजाइना में इसको इंजेक्ट किया गया, और वेजाइना के रास्ते वो हमारे यानी कि वो फीमेल के यूटेरस में चला गया। अब ये एग जो होते हैं ये सिंगल सेल, ये एग भी आपके सिंगल सेल होते हैं, और शेप में कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। शेप में कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ये एग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं। किस लिए न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, क्योंकि इनको एम्ब्रियो को डेवलप करके फीटस बनाना होता है या बेबी का फॉर्मेशन करना होता है। तो चूंकि इनका काम है एम्ब्रियो को डेवलप करना, एम्ब्रियो को आप ग्रो कराना और फीटस में या बेबी में कन्वर्ट करना, इसलिए एग्स के अंदर क्या स्टोर होता है, एग्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कंटेन हुए रहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं ओवरी। ठीक है, ये देखिए एक ओवरी इस साइड है, एक ओवरी इस साइड है, जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा। इस ओवरी से निकला है फेलोपियन ट्यूब, ये आप देख सकते हैं, ये क्या निकला है, फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब जो है वो यूटेरस में, देखिए ये क्या है आपका एक पियर बैग लाइक शेप है
जो यूटेरस है, इस यूटेरस के अंदर ये दोनों ओविडक्ट, एक यानी कि फैलोपियन ट्यूब इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब इस यूटेरस में आके ओपन हो गए हैं। इस यूटेरस के निचले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्विक्स बोलेंगे। ये कर्विक्स आपका किस में ओपन होता है, वेजाइना में ओपन होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस पर ये पेनिस के थ्रू स्पर्म को इस वेजाइना वाले एरिया में इंजेक्ट किया जाएगा। वो स्पर्म इस वेजाइना से होते हुए कर्विक्स में जाएगा, कर्विक्स के बाद वो कहाँ जाएगा, यूटेरस में, और यूटेरस से होते हुए वो कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होते हैं हमारे, ये जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का जो आपका ओवम है, ये दोनों इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। तो जाइगोट का फॉर्मेशन इस फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो जाइगोट आपका डेवलप करता है तो वो आपका धीरे धीरे नीचे आता है और यूटेरस में आके वो क्या हो जाता है, इम्बेड हो जाता है, और इम्बेड होने के बाद वहाँ पे चल के वो फीटस में या बेबी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, अब आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ चुके हो, अब आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ चुके हो, आप लोग ओवम के बारे में जान गए, आप लोग स्पर्म के बारे में जान गए, आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट के बारे में जान गए। ठीक है, अब आप लोग मेन टॉपिक पे आ चुके हो, फर्टिलाइजेशन। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एक दूसरे से डिफ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद क्या करते हैं, एक न्यू सेल यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें स्पर्म जो है, ये स्पर्म वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, और ये स्पर्म पेनिस के हेल्प से वेजाइना में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए जब स्पर्म एक के साथ फ्यूज होता है, जब ये स्पर्म एक के साथ फ्यूज होता है तो इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन जो है ये फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, ये एक के साथ फ्यूज करता है, और एक के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, एक न्यू सेल बनाता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जो होता है वो आपका सिंगल न्यूक्लियस वाला एक सेल होता है। ठीक है, ये जो काम होता है फ्यूजन का, यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट या फीमेल गैमेट टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये यूटेरस में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग पहले भी आपको बताए थे कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्स्ट मीटिंग होता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये ओविडक्ट में होता है। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है ये पहला सेल होता है हमारे बेबी के फॉर्मेशन का, इंडिविजुअल के फॉर्मेशन का। अब एक छोटा सा ट्यूब होता है जिसको हम लोग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। यानी ये प्लेसेंटा जो है ये आपके उस जगह पे ग्रो करना स्टार्ट करता है जहाँ पे आके एम्ब्रियो जो है वो अपने आप को फिक्स कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब में आया और ये फैलोपियन ट्यूब आके इस यूटेरस में आके इंजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे तो यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब धीरे धीरे ये जाइगोट क्या गया, नीचे आएगा, आने के बाद क्या करेगा, इस यूटेरस के वाल्स में एक जगह इम्बेड हो जाएगा। तो जिस जगह इम्बेड हो जाएगा अब उसी जगह पे क्या होगा, बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से जाने के लिए एक ट्यूब बनता है, ताकि वो ट्यूब का काम है कि जब तक बेबी वहाँ ग्रो कर रहा है तब तक बेबी को न्यूट्रिएंट प्रदान किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए एक ट्यूब बनता है, जिस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और वो प्लेसेंटा जो है एक साइड से इस बेबी में यानी कि इस जाइगोट में या एम्ब्रियो में कनेक्ट होता है, और दूसरे साइड से हमारे ये यूटेरस के वॉल्स से कनेक्ट होता है। अब ये ट्यूब क्या करेगा, यूटेरस के वॉल्स में से न्यूट्रिएंट्स को लेके और इस एम्ब्रियो में ट्रांसफर करता रहेगा, और ट्रांसफर करके इस एम्ब्रियो को ग्रो कराएगा। इसी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये फीटस जो होते हैं ये क्या करते हैं, उस एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट को ले लेके ये प्लेसेंटा के न्यूट्रिएंट्स के लेके और फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। फीटस क्या होता है, तो फीटस आपका एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें हमारे बेबी की हर एक पार्ट रिसिम्बल होना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। फीटस जो होते हैं ये आपके धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और ये लगभग आपका 36 वीक्स के बाद 36 वीक्स के बाद ये क्या होते हैं, आपके जन्म के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी कि हम समझते हैं, हम लोग ऐसे भी हम लोग सुने हैं, ठीक है, कि माता के गर्भ से बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने का समय लगता है, और 1 महीने में लगभग 4 सप्ताह होते हैं। तो 9 4 जा 36, यानी 36 वीक्स या 9 मंथ के अंतराल पे फर्टिलाइजेशन
के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो उसके 9 महीने बाद, 9 मंथ के बाद आपका क्या होता है, बेबी का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि फीटस के फॉर्मेशन में, यानी बेबी के फॉर्मेशन में टोटल 36 वीक्स का 9 मंथ का क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, जब जाइगोट आपका जाइगोट जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ओविडक्ट के अंदर जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब ये जाइगोट क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे, ये रिपीटेडली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कर करके एक सेल का पूरा बॉल बना देंगे, एक सेल का पूरा क्या करेंगे, बॉल बना देंगे। अब ये सेल जो होगा ये क्या करेगा, ये ग्रुप्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, और ग्रुप्स का फॉर्मेशन करके ये क्या करेगा, टिश्यूज को डेवलप करेगा, टिश्यूज में डेवलप होगा, और ये टिश्यू में डेवलप होगा, और ये टिश्यू आगे चल के ऑर्गन्स में डेवलप होंगे। ठीक है, अब जब ये आपका जाइगोट क्या किया, अपने आप को डिवाइड करके बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, और बॉल्स क्या कर रहा है, ये टिश्यूज में कन्वर्ट हो रहा है या ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो क्या होते हैं, वो उस फैलोपियन ट्यूब से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद आपके यूटेरस के वॉल से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब यूटेरस के वॉल से अटैच होते हैं, तब जाके यूटेरस के वॉल से अटैच होने के बाद उनको प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिएंट मिलना स्टार्ट करता है, और वो न्यूट्रिएंट को इनटेक करके, और वो जो एम्ब्रियो हैं वो अपने आप को डेवलप करते हैं और फीटस में कन्वर्ट होते हैं, अपने आप को डेवलप करके और फीटस में क्या करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, लगभग 8 सप्ताह बाद, आफ्टर 8 वीक, द मेन ऑर्गन्स लाइक द हेड, हैंड्स, लेग्स, आईज एंड ईयर्स ऑफ द एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन के 8 सप्ताह बाद, यानी 2 महीने के बाद, जो मेन ऑर्गन होते हैं बेबी के, यानी कि हेड हो गया, हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, आईज हो गया और ईयर्स हो गया, इनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट, यानी ये इनका फॉर्मेशन हो जाता है, लगभग 2 महीने बाद इनका फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग, जब आपका लगभग पूरा बॉडी पार्ट आपका सिंबल होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन हो गया होगा, जिससे हमको आइडेंटिफाई करना हमको हेल्प हो जाएगा, जिससे आइडेंटिफिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। यानी कि फीटस आपके एम्ब्रियो की ग्रोइंग वाले टाइम का वो स्टेज है, फीटस आपके ग्रोइंग एम्ब्रियो का वो स्टेज है जिसमें बेबी के हर एक बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, बेबी के हर एक बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन हो गया हो, उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फीटस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये आपका एग सेल है। अब एक सेल में यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, ये ओवम हो गया, ये देखिए स्पर्म आ रहा है, स्पर्म का हेड है, और ये आपके स्पर्म अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, यहाँ फर्टिलाइज करेंगे। इसको और अच्छे से आपको हम यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये एक फ्लो चार्ट है, ऐसे तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन इस फ्लो चार्ट में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर आपके एम्ब्रियो से फीटस का, देन बेबी को बर्न होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम आगे आपको डायग्राम से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया गया है कि ये क्या है, एग, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि फीमेल गैमेट है, और ये मेल गैमेट यानी स्पर्म। बहुत सारे स्पर्म जो हैं इस एग की तरफ रस करके आ रहे हैं। अब इन सबके स्पर्म को फर्टिलाइजेशन को दिखाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए हम क्या किए, सिंगल स्पर्म को यहाँ आपको दिखाए हैं। ये सिंगल स्पर्म जो है, देखिए ये सिंगल स्पर्म क्या कर रहा है, इसका ये जो है ये टेल है, और ये क्या है आपका मिडिल पोर्शन है, और ये जो है हेड है। इसी हेड में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका समझिए तो ये आपका बेसिकली एक समझिए, ये क्या है, एक है, यानी ओवम है। अब ये आपका जब स्पर्म क्या करेगा, ये स्पर्म अपने आप को लेके और इस एक के पास आएगा, आने के बाद यहाँ पे थोड़ा ये क्या करेगा, एफर्ट करेगा, और एफर्ट करने के बाद ये एक के अंदर इंटर करने का प्रयास करेगा। इस एफर्ट को कंप्लीट बनाता है कौन, इसका टेल। इसका टेल क्या करता है, पुश करके इसके हेड को, यानी कि इसको ओवम से आपका फ्यूज कराने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ भी आपको एफर्ट दिखाया गया है, यहाँ भी एफर्ट दिखा रहा है, यहाँ भी एफर्ट दिखा रहा है। अब ये जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो मिडिल पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन क्या कर रहा है, इस हेड को क्या कर रहा है, धीरे से यहाँ से छोड़ दे रहा है। अब ये हेड जो है वो धीरे से यहाँ से जा रहा है और इस एक के साथ यहाँ पे मिक्स फ्यूज कर जा रहा है, और फ्यूज करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बना दे रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ये था आपके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का एक शॉर्ट डायग्रामेटिकल तरीका, जिससे आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आए। ठीक है, चलो अब हम लोग फर्टिलाइजेशन को पढ़ लिए।
फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के बाद हम लोग आ चुके हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज पे, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये आपका एक टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये आपका जब मदर का जो यूटेरस होता है, उस मदर की यूटेरस में या मदर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, यानी जो मदर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, इसमें कोई खराबी आता है, उस वक्त इस टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बहुत सारे औरत में क्या होता है, बहुत सारे मदर्स में, बहुत सारे वीमेंस में क्या होते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं या जो ओविडक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के चलते जो स्पर्म है वो एक तक पहुंच नहीं पाता है, और एक तक जब स्पर्म पहुंच नहीं पाता है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर आपके फीटस एम्ब्रियो किसी चीज़ का फॉर्मेशन, बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या वैसी औरत जो है, वैसी वुमेन जो है वो मां नहीं बन सकती हैं? ऐसा तो है नहीं। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी आया, जिस टेक्नोलॉजी का, जिस टेक्निक का नाम है आपका IVF, जिसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेल स्पर्म को और फीमेल एग को, मेल स्पर्म को और फीमेल एग को अलग अलग कलेक्ट किया जाता है, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में। किसमें किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, और कुछ घंटों तक उसको लेबोरेटरी में रखा जाता है, कुछ घंटों तक उसको लेबोरेटरी में रखा जाता है। लेबोरेटरी में बिल्कुल उस बात का ध्यान दिया जाता है कि कितना टेम्परेचर है, जैसे एक फेलोपियन ट्यूब के अंदर का जो कंडीशन होता है, जो टेम्परेचर, जो प्रेशर, जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर का जो आपका कंडीशन होता है, एग्जैक्टली वही कंडीशन उस लैब में, उस टेस्ट ट्यूब में उस कुछ घंटों तक क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि वो जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट है वो एक दूसरे से फ्यूज कर सके, ठीक है। अब उस लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन को किया जाता है, वहाँ जाइगोट के फॉर्मेशन को किया जाता है, और जाइगोट को क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है उस टेस्ट ट्यूब में क्या करने के लिए, कुछ सप्ताह तक वहाँ पे स्टे करने के लिए। जब ये जाइगोट कुछ सप्ताह तक आपका स्टे करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है, देन उसको मदर की यूटेरस में डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है, मदर के यूटेरस में। क्योंकि खराबी कहाँ थी, जो आपका प्रॉब्लम था, जो ब्लॉकेज था, वो फेलोपियन ट्यूब में था, ओविडक्ट में था। यूटेरस सही है, तो ओविडक्ट में आपका स्पर्म नहीं पहुंच रहा था, तो कोई बात नहीं, हम स्पर्म और एक का जो आपका स्पर्म और एक का जो आपका फ्यूजन है वो हम बाहर करा देते हैं, और बाहर ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन हमारा यूटेरस तो सही है, यूटेरस सही है, तो अब हम क्या करेंगे कि उस जाइगोट से बने हुए एम्ब्रियो को मदर की यूटेरस में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे, और इंजेक्ट करने के बाद वहाँ पे अब नॉर्मली क्या होगा, जिस प्रकार से मदर की यूटेरस में आपके बेबी का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, अब उसी प्रकार से बेबी माता जी के गर्भ में यानी यूटेरस में उन एम्ब्रियो का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। The fetus and embryo develop inside the woman's womb like a normal baby. Babies born through this technique are called test tube babies. ठीक है, तो इस टेक्निक से जो बेबी का जन्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इस टेक्निक से जिस बेबी का जन्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, एक दूसरा फिर मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोनिंग। क्लोनिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हम लोग क्या करते हैं, बेबी का प्रोड्यूस करते हैं पेरेंट के जैसे। एग्जैक्ट आपका पेरेंट का ही कार्बन कॉपी समझिए, पेरेंट का ही एग्जैक्ट कॉपी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एज ए ऑफस्प्रिंग, ठीक है। देखिए, तो cloning is a process of producing an exact copy of a complete organism, a cell or any other living part by non-sexual method। ठीक है, ये आपका एक नॉन सेक्सुअल मेथड है। तो जो हमारे पेरेंट हैं उनकी किसी सेल या किसी एक लिविंग पार्ट के द्वारा हम एग्जैक्ट कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल डेवलप इन द प्रोसेस इज फिजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। जो आपके इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है इस क्लोनिंग के प्रोसेस से, वो फिजिकली और जेनेटिकली आपके दोनों तरीके से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ आपका क्लोनिंग का काम पहले हुआ है, जिनमें आपके कुछ एज ए साइंटिस्ट जो है और कोई एक शिप है उसका नाम यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जिसमें आपके लैन विल्मट और इनके कुछ कलीग्स थे, ठीक है। तो लैन विल्मट एंड हिज कलीग्स वेयर द फर्स्ट टू क्लोन ए मैमल। लैन विल्मट और इनके कुछ कलीग्स थे जो पहले ऐसे आपके ग्रुप था जो क्या किए थे, एक मैमल का क्लोनिंग किए थे। इन्होंने क्या किया था, एक डॉली नाम की शिप, एक डॉली नाम का
शिप है, ठीक है, 5 जुलाई 1996 यानी 5 जुलाई 1996 में, ठीक है। तो डॉली वाज फाउंड बाय टेकिंग ए सेल फ्रॉम द अडर ऑफ हर बायोलॉजिकल मदर फिन डॉर्सेट शिप। डॉली का फॉर्मेशन क्लोनिंग के हेल्प से हुआ और डॉली के फॉर्मेशन के लिए सेल जो है वो कहाँ से लिया गया था, सेल उनके डॉली की जो बायोलॉजिकल मदर थी जिसका नाम था फिन डॉर्सेट शिप। तो फिन डॉर्सेट शिप के बॉडी के अंदर से सेल लेके और डॉली का फॉर्मेशन कराया गया था। कब? 5 जुलाई 1996 में, 5 जुलाई 1996 में। डॉली वॉज क्लोन्ड एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड। डॉली का जो क्लोनिंग किया गया था वो स्कॉटलैंड के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में किया गया था। शी लिव्ड देयर फ्रॉम हर बर्थ इन 1996 until her death due to the long disease in 2003। यानी कि डॉली के जन्म के बाद 2003 तक ये जीवित रही, लेकिन एक लंग डिजीज के कारण 2003 में वो जब 6 साल की थी तब वो क्या होगी, आपका इनका डॉली का क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। तो ये था क्लोनिंग का एक स्टोरी जो क्लोनिंग आपका सबसे पहले 1995 या 1996 में किया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि बहुत सारे फॉर्म के चेंजेस के बाद एक फॉर्म पे आके स्टे कर जाना, एक फॉर्म पे आके टिक जाना, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है बेसिकली आपके कुछ ऐसे एनिमल्स के अंदर होता है जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। क्या करते हैं? एग ले करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेटामॉर्फोसिस में जो यंग वंस होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स के जो बच्चे अभी अभी अंडे से निकले हैं वो जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक देते हैं। किसके कंपेयर में? अपने एडल्ट के कंपेयर में बहुत ही डिफरेंट लुक होता है, ठीक है। जो यंग वंस होते हैं जो अभी अभी अंडे से निकले हैं वो अपने पेरेंट के कंपेयर में बहुत ही डिफरेंट लुक को क्या करते हैं, पॉजेस करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका यंग वंस होते हैं वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरते हैं, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस से गुजरते हैं और ड्रास्टिक चेंजेस के गुजरने के बाद ये एडल्ट जैसा बनते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी कि जब ये अंडे से निकलते हैं तो किसी और फॉर्म में होते हैं, किसी और रूप में होते हैं। अब इनका जो रूप है, इनका जो आपका स्ट्रक्चर है, इनका जो फेस है वो कंटिन्यू ड्रास्टिक चेंज होता है, कंटिन्यू बदलते रहता है और बहुत सारे चेंजेस के बाद ये जाके एक एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। जो एडल्ट आपको पहले से दिख रहा था इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग दो तरह के प्रोसेस में दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे और फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बटरफ्लाई के बारे में। The caterpillar and the pupa look very different from the adult butterfly. The changes that occur during the different stage of the butterfly are controlled by two hormones, Javelin and एस्डिसोन, ठीक है, एक्डिसोन। अब जो बटरफ्लाई के जो यंग वन होते हैं जिसको हम लोग कैटरपिलर या प्यूपा कहते हैं, तो ये कैटरपिलर या प्यूपा जिनको आगे चल के यंग बटरफ्लाई बनना है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं ये आपके बटरफ्लाई यानी कि एडल्ट बटरफ्लाई से। अब ये जो प्यूपा या कैटरपिलर में बहुत सारा चेंजेज आता है और चेंजेज आने के बाद ये क्या बनते हैं, बटरफ्लाई बनते हैं, एक एडल्ट बटरफ्लाई बनते हैं। इन सारे चेंजेस को इस बटरफ्लाई के अंदर जो आपके दो हार्मोन्स होते हैं, पहला हो गया जेवनिल हार्मोन्स और दूसरा हो गया एक्डिसोन, ये दोनों हार्मोन्स के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे अपने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इन्वॉल्व द फॉलोइंग, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एडल्ट बटरफ्लाई आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, दिख रहा है। अब ये एडल्ट बटरफ्लाई क्या करेंगे, एग ले करेंगे, ठीक है। ये क्या किए, एग ले करेंगे। अब ये एग जो है ये लगभग 2 सप्ताह, 1.5 से 2 या 3 सप्ताह के बाद ये एग जो होगा बस्ट करेगा। एग जो है वो बस्ट किया, इसमें से क्या निकला, आपका लार्वा। इसलिए ये आपका लार्वा है, ये लार्वा को हम लोग कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका लार्वा, जो लार्वल स्टेज है या जो कैटरपिलर का जो स्टेज है ये भी लगभग आपका कपल ऑफ वीक्स यानी सप्ताह, यानी कि आपका 2 सप्ताह तक चलेगा। 2 सप्ताह के बाद, ठीक है, 2 सप्ताह के बाद ये लार्वा जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्यूपा में, ठीक है। प्यूपा जो है ये भी आपका तीसरा स्टेज हो गया। ये प्यूपा का जो स्टेज है ये भी आपका लगभग 8 से 15 दिनों तक आपका चलता है और देन ये प्यूपा आपका कन्वर्ट होता है किसमें, आपका एक बेबी बटरफ्लाई में, ठीक है। तो ये समझिए कि एक एडल्ट बटरफ्लाई से बेबी बटरफ्लाई तक आने में कितने स्टेज आपका निकलना पड़ा। तो एक एडल्ट बटरफ्लाई से बेबी बटरफ्लाई तक आने में सबसे पहले तो अंडे में से निकला कैटरपिलर जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये कैटरपिलर से निकला प्यूपा भी
बिल्कुल डिफरेंट होता है। और प्यूपा से तब ये बने क्या, आपके बेबी बटरफ्लाई, बेबी बटरफ्लाई से ये क्या बनेंगे, फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनेंगे। तो इस तरीके से ये बटरफ्लाई का क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। तो इस बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में जो ये चेंजेस कंट्रोल होते हैं ये इसके अंदर के 2 हार्मोन्स के द्वारा होते हैं, जिसका नाम है जेवलिन एंड एग्जीस्टोन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में। ठीक है, फ्रॉग के अंदर का लाइफ साइकिल किस प्रकार से होता है। तो द टैडपोल लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग। द वेरियस चेंजेस दैट ऑकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स थायरोक्सिन। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बटरफ्लाई के एक जब बस्ट हुआ तो उसमें से आपका कैटरपिलर निकला, लार्वा निकला। उसी प्रकार से जो हमारे फ्रॉग का जो इनिशियल स्टेज होता है, बेबी का जो इनिशियल स्टेज होता है, उसको हम लोग टैडपोल कहते हैं। ये टैडपोल जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक देते हैं किसके, फ्रॉग के कंपेयर में। यही टैडपोल आगे चल के बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस टैडपोल के अंदर, और जब टैडपोल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो ये क्या बनते हैं, एडल्ट फ्रॉग बनते हैं। तो टैडपोल के अंदर जो वेरियस चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस को कंट्रोल किया जाता है एक हार्मोन के द्वारा, जिस हार्मोन को हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस हार्मोन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो चाहे वो कैटरपिलर हो चाहे वो टैडपोल हो, ये दोनों बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस को क्या करते हैं, अपने अंदर कंटेन करते हैं। और इस ड्रास्टिक चेंजेस को कंटेन होने के बाद ही ये क्या बनते हैं, एडल्ट बनते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में भी दिखा दें। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एडल्ट फ्रॉग। ये क्या है, एडल्ट फ्रॉग है। ठीक है, ये एडल्ट फ्रॉग क्या किया, ये एडल्ट फ्रॉग क्या किया, तो एक को क्या किया, आपका ले किया। इस एक के अंदर देखिए अभी एम्ब्रियो बना। ये एक के अंदर क्या बना, एम्ब्रियो बना। एक के अंदर क्या बना, एम्ब्रियो बना। इस एम्ब्रियो में आपके ये आपका टैडपोल बना। टैडपोल भी 3 प्रकार के होते हैं। ये अर्ली टैडपोल होते हैं, ठीक है, ये लेट टैडपोल होते हैं। ठीक है, ये टैडपोल 3 स्टेज के आपके टैडपोल हो गए। अब ये आपका टैडपोल जो है इसके आगे देखिए, ये टैडपोल जो है इसके आगे आपका फ्रंट बैक, आपका जो आपका फ्रंट लेग है ये निकलना स्टार्ट किया। देखो फ्रंट लेग सबसे पहले निकलना स्टार्ट करता है। अब फ्रंट लेग जब निकलना स्टार्ट किया तो ये देखिए आपका क्या बना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिस मेंढक के अंदर आपका टेल भी है। ठीक है, तो ये अभी आपका कंप्लीट आपका ये फ्रॉग नहीं बना है। ठीक है, अब जब ये टेल गायब हो जाएगा, जब ये टेल गायब हो जाएगा तब जाके ये क्या बनेगा, टैडपोल जो है आपका, ये टैडपोल जो है फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अभी भी देखिए टेल है, अभी भी टेल है। अब इस टेल यहाँ पे आपका बिल्कुल टेल नहीं है। तो जब आपका टेल बिल्कुल खत्म हो जाता है तब वो टैडपोल क्या बनता है, एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो ये जो आपका एडल्ट फ्रॉग है ये अंडा दिया, अंडे में से क्या एम्ब्रियो तैयार हुआ। एम्ब्रियो आपका टैडपोल में गया। टैडपोल 2 प्रकार के, एक अर्ली टैडपोल, एक लेट टैडपोल। लेट टैडपोल में सबसे पहले क्या हुआ, आगे के पैर आना स्टार्ट किए। अब ये पैर आने के बाद ये आगे का कंप्लीट बॉडी बना, फिर पीछे अभी टेल लगा हुआ है। ये टेल धीरे धीरे करके आपका खत्म होगा। जब टेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तब जाके ये क्या बनेंगे, एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फ्रॉग के अंदर का, फ्रॉग के अंदर यानी जो टैडपोल है, जो एम्ब्रियो से टैडपोल बने हैं, इनके अंदर होने वाले ड्रास्टिक चेंजेज हैं। अब ये जो ड्रास्टिक चेंजेज है फ्रॉग के अंदर, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये थायरोक्सिन नाम के हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग अपने पार्ट 2 को भी क्या किए, पूरी तरीके से कंप्लीट किए। और इस तरीके से जितना जो एक्सप्लेनेशन हमको क्लास 8 के अनुसार जानना चाहिए उसको हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट किया। रह गए इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इसके अंदर के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्कशीट्स। ठीक है, तो ये सब इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे हम लोग इसी साइंस बुक के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।